वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। सो अगर अभी तक आपको द पोट मेकर के क्वेश्चन आंसर करने में या इंडेक्स क्वेश्चन करने में किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही थी तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो दिक्कत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। सो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश बुक कावेरी के चैप्टर 2 द पोट मेकर के इंडेक्स क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। सो आई होप आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो चैप्टर 2 द पोट मेकर, इससे पहले वाला जो चैप्टर था हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, उसकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें सारे क्वेश्चंस कवर करूँगी, जैसे कि ये जो इंडेक्स हैं, एनसीईआरटी हैं, या जो भी एक्टिविटी है, रीडिंग टास्क है, राइटिंग टास्क है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपका कवर होने वाला है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एक सेकेंड में आंसर्स यहाँ पर साइड बाय साइड ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, सो ये यहाँ पे आपका है रीड एंड रिफ्लेक्ट। सो इस रीड एंड रिफ्लेक्ट को करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस एक्टिविटी में आपको वोकेशंस शब्द का काफ़ी ज़्यादा यूज़ दिखेगा। सो वोकेशन को समझ लेते हैं। बेसिकली वोकेशन टर्म है क्या और इसका मतलब क्या है। सो वोकेशन वह काम होते हैं जिनसे लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, खासकर ऐसे काम जिनके जिनमें कौशल या किसी स्किल की जरूरत होती है। सो वोकेशंस, यहाँ पे वोकेशंस नहीं है, वोकेशंस है, ध्यान दीजिए। तो वोकेशंस वह काम होते हैं जो लोग अपनी रोजी रोटी यानी कि खाना खाने के लिए ऐसे काम करते हैं, मतलब कि यही काम करके वो पैसा कमाएंगे और जो पैसा कमाएंगे उससे वह रोटी खाएंगे। तो ऐसे काम जिनमें कौशल या फिर स्किल की जरूरत होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए टीचिंग, पोटर यानी कि कुम्हार, कारपेंटर जो लकड़ का काम करते हैं, और वेवर जैसे कि बुनकर। सो ये सब ऐसे काम हैं जिनमें आपको किसी भी चीज़ की स्किल की जरूरत होती है। लाइक टीचिंग में आपको पढ़ाने से रिलेटेड स्किल्स के बारे में आना चाहिए। पोटर में यानी आपको पोट मेकिंग कैसे करते हैं उसके बारे में, उसकी सारी टेक्निक्स पता होनी चाहिए। देखने में काफ़ी आसान लगते हैं पर जब आप एक बार खुद करने बैठेंगे आपसे नहीं होगा, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, इसमें वाकई ही हमारे को स्किल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो ये था हमारा वोकेशन शब्द का मतलब। सो यानी वोकेशन वह काम जो कोई व्यक्ति अपनी जीविका के लिए करता है। सो ठीक है, बेसिकली मुझे आपको ये टर्म के बारे में समझाना था। अब यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चंस किस तरीके से दे रखे हैं। सो लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द वोकेशंस। नाउ लिस्ट एटलीस्ट 5 वोकेशंस। सो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको ये पिक्चर देखनी है और इसमें कौन कौन से वोकेशंस यानी कौन कौन से ऐसे काम हैं जो लोग अपनी जीविका चलाने के लिए कर रहे हैं। ये लिखने के बाद आपको एनी अदर 5 मोर वोकेशंस भी लिखनी है। ठीक है, सो मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड मैं ये थोड़ा सा अरेंज कर लूँ ताकि आप बुक भी देख पाएँ इजीली एंड क्वेश्चन आंसर्स भी। ठीक है, ठीक है, सो अब इसका आंसर देखते हैं, यानी कि वोकेशंस इन पिक्चर। पिक्चर में हमारे को कौन से काम दिख रहे हैं जो लोग अपनी जीविका चलाने के लिए कर रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर में बास्केट मेकर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर ये वुमेन जो है बास्केट बना रही हैं वुडन की। एंड सेकंड में आपको ये पॉटर दिख रहे हैं, कुम्हार। थर्ड में ये वेवर यानी जो वेविंग करते हैं, बुनाई, वो काम दिख रहा है। एंड फोर्थ में आपको दिख रहा है कारपेंटर का काम। ठीक है, सो ये था आंसर जो हमारे को इमेजेस जो है पिक्चर्स में दिख रही हैं। अब हमारे को 5 मोर वोकेशंस लिखना है, सो हम वो लिखते हैं। सो पहला होगा फार्मर। ठीक है, किसान, टीचर, डॉक्टर, टेलर एंड शॉपकीपर। सो ये सभी भी वही काम है जो लोग अपनी जीविका चलाने के लिए करते हैं। सो हेयर इज आंसर, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है वर्क इन पेयर, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। यानी कि यहाँ पर आपको अपने दोस्तों के साथ पेयर बनाकर उसमें काम करना है और क्वेश्चंस के आंसर्स जो है अपने क्लासमेट्स के साथ और टीचर्स के साथ डिस्कस करने हैं। फर्स्ट, व्हाट इज कॉमन अमंग दीज पिक्चर्स। सो इन पिक्चर्स में हमारे को कॉमन क्या दिख रहा है, हमारे को वो लिखना है इसमें। सो ऑल द पिक्चर्स शो पीपल डूइंग स्किल बेस्ड वर्क यूजिंग देयर हैंड्स, दे आर मेकिंग यूजफुल आइटम्स एंड डूइंग ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। यानी कि ये जितने भी पिक्चर्स दिख रही हैं इसमें पीपल
स्किल बेस्ड वर्क कर रहे हैं बाय यूजिंग देयर हैंड्स, वो अपने हैंड से स्किल बेस्ड वर्क कर रहे हैं, इसमें किसी भी तरीके की मशीन वाला काम नहीं है, अपने हैंड से ही काम कर रहे हैं, ठीक है। दे आर मेकिंग यूजफुल आइटम्स एंड डूइंग ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, और वैसी यूजफुल आइटम्स बना रहे हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे काम आती हैं और अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस उसको कंटिन्यू रख रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज, यानी कि स्किल बेस्ड वर्क होते हैं उसको क्या कहते हैं, सो अभी मैंने आपको बताया वोकेशन, सो आपको इसमें ये फिल करना है VOCATIO, ये दे रखा है आपको NS, ठीक है। इस तरीके से आपको ये ब्लैंक फिलअप करना है। नेक्स्ट है आपका मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन मशीन मेड एंड हैंडमेड प्रोडक्ट्स, सो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो आप इसको इस तरीके से टेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं, लाइक इधर हैंडमेड प्रोडक्ट्स एंड इधर मशीन मेड प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से आंसर लिखा है, पॉइंट्स में आप सेम ऐसे ही लिख सकते हैं बट आप टेबल बनाकर लिखिएगा, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स, सो यहाँ पे सबसे पहले हैंडमेड प्रोडक्ट्स, जो फर्स्ट पॉइंट इसका ये बनेगा कि मेड बाय हैंड्स, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम हैंड से बनाते हैं, ये यूनिक होते हैं और ईच पीस इज डिफरेंस, यानी कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं यूनिक होते हैं और सभी पीसेस डिफरेंट होते हैं, बिकॉज हाथ से बनाने में 19-20 का फ़र्क आ जाता है, ठीक है, बट तब भी ये यूनिक और इतने ब्यूटीफुल लगते हैं अगर आपने कभी देखी हो तो, ठीक है। टेक मोर टाइम, ये जो है बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं, जो चीज़ हाथ से बनाने में आपको 4-5 दिन का समय लगेगा वही मशीन 10 घंटे में उसके हज़ारों करोड़ों पीस बना देगी, बट हाथ से बनाने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। शो पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी, ये बंदे की जो बना रहा है उसकी पर्सनल स्किल्स और उसकी क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं। अब दूसरी ओर बात करते हैं मशीन मेड प्रोडक्ट्स की, सो मशीन मेड बाय मशीन्स, ये मेड बाय हैंड्स होते हैं, इसलिए डिफरेंस लिखना था आपको, ठीक है। काफ़ी इजी पॉइंट्स हैं, आप इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका कि इसमें सेम डिज़ाइंस होते हैं, ये यूनिफॉर्म लगते हैं, यानी मशीन से एक सार बनते हैं, सारे अलग अलग नहीं लगते, यूनिफॉर्म लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट क्वालिटी, इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है अच्छी होती है, कभी कभी अच्छी नहीं भी होती, ठीक है। इसमें आता है लेस पर्सनल टच, यानी कि इसमें पर्सनल टच कम आता है बिकॉज ये मशीनी काम होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड, इजिली लर्न कर सकते हैं। मेड बाय हैंड, मेड बाय मशीन, यूनिक, सेम डिज़ाइन, टेक मोर टाइम, टेक लेस टाइम, इस तरीके से, और शो पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी एंड शो लेस पर्सनल टच, सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये देखिए, मैंने आपकी यहाँ पे जो बुक खोली हुई है, ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो गया, अब हम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे। सो यस, यहाँ पर आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस, चेक योर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वाले क्वेश्चंस। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज ईजी, इफ़ येस वाई एंड इफ़ नो देन वाई नॉट, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि पॉट मेकिंग जो है वो काफ़ी ईजी है, अगर ऐसा लगता है तो क्यों लगता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इजी नहीं है तो क्यों लगता है, अपने रेफरेंस में आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्वेश्चंस के, आंसर्स यहाँ पे लिखे, आई होप आपको क्लियरली विजिबल होंगे। सो अब आपको इसका आंसर लिखना है। सो ये मैंने अपने रेफरेंस में लिखा, आप इसमें येस या नो करके जो भी है लिख सकते हैं, ठीक है। नो, पॉट मेकिंग इज़ नॉट ईजी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, पेशेंस एंड स्किल। सो मेरा मानना ये है कि पॉट मेकिंग ईजी नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क मांगती है, पेशेंस होना चाहिए इस काम को करने के लिए, और आपकी स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। द क्ले हैज़ टू बी कलेक्टेड फ्रॉम फार अवे, यानी कि इसको बनाने की जो क्ले होती है वो काफ़ी दूर दूर से रिवर बैंक से इकट्ठी करके लाई जाती है, ठीक है। प्रिपेयर्ड केयरफुली एंड शेप्ड विथ प्रिसीजन्स, यानी ये काफ़ी ध्यान से इसका डो बनाना होता है, फिर शेप देनी होती है, ठीक है। सो इवन अ स्मॉल मिस्टेक कैन स्पॉइल द पॉट, सो इट टेक टाइम एंड पेशेंस टू मेक इट और टू मास्टर इट, यानी कि इसको बनाने के लिए हमारे को छोटी सी छोटी गलती भी नहीं करनी होती, इसको बनाने के लिए हमारे को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है हर चीज़ का। सो ये वाला काम ऐसा है कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस लगती है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड सेंटीला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम फॉर बिकमिंग अ पोट मेकर, एक्सप्लेन, यानी कि जो सेंटीला है वो पोट मेकर बनना चाहती थी, तो क्या वो अपनी ड्रीम फुलफिल कर पाई, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सो येस, सेंटीला वुड एबल टू, ये आपकी कहानी में ही जो थे लड़कियों के उनके नाम है, सो आपने कहानी पढ़ी होगी, सो आपको पता होगा। सो येस, सेंटीला वुड बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम्स, शी वॉज डिटरमिन्ड एंड डिड नॉट गिव अप डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज, यानी कि जो सेंटीला थी वो अपनी ड्रीम को पूरा कर पाई थी, वो अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिटरमिन थी, और वो अपनी जो लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती है उसको सीखते वक्त उसका सामना करते हुए आगे बढ़ती चली जाती थी। विद कंटिन्यूस प्रैक्टिस, गाइडेंस एंड हर स्ट्रॉन्ग पेशेंस, शी इवेंचुअली लर्न द क्राफ्ट एंड बिकम स्किल एट मेकिंग द पोट।
सो उसने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस की, गाइडेंस ली और स्ट्रॉन्ग पैशन के साथ वो लर्न करती चली गई कि किस तरीके से पोर्ट को जो है क्राफ्ट किया जाता है। सो वो एकदम स्किल्ड हो गई थी एट अ मेकिंग पोर्ट्स। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक मेसूबा एंड अरेलिना वुड सपोर्ट सेंटिला? गिव रीजन। सो यस, दे वुड सपोर्ट हर। मेसूबा ऑलरेडी सपोर्टेड हर एंड स्पोक हर इन फेवर। सो जो मेसूबा थी उसने उसको सपोर्ट किया और सेंटिला के फेवर में भी बोला। ऑल्दो अरेलिना वॉज इनिशियली अगेंस्ट इट, she later began teaching Centilla. This show that both of them eventually supported by her for their dream. So ये हमारे को दिखाते हैं कि अरेलिना जो थी वो पहले उसके अगेंस्ट थी, बट लेटर बाद में वो उसके साथ हो गई और उसने उसको मिलकर उन दोनों ने सिखाया कि किस तरीके से पोर्ट मेकिंग की जाती है। उन सब दोनों ने उसकी ड्रीम में उसकी ड्रीम को फुलफिल करने में उसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है, यहाँ से आपका स्टोरी का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। फिर अगेन यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो नीचे देखते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं चेक योर अंडरस्टैंडिंग के। ठीक है, ये देख लेते हैं क्वेश्चंस। डू यू थिंक अनुलास स्पोर्ट हेल्प सेंटिला? इफ यस व्हाई एंड इफ नो देन व्हाई नॉट? यानी कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो अनुला ने जो थी आपकी स्टोरी में एक लड़की, उसने सेंटिला की हेल्प की थी, उसको सपोर्ट किया था? हाँ तो कैसे, और नहीं तो भी कैसे आपको बताना है। सो ठीक है, यहाँ पे ये आंसर देख सकते हैं आप। यस, अनुला सपोर्ट हेल्प सेंटिला अ लॉट, शी गाइडेड एंड इनकरेज सेंटिला इन लर्निंग पोर्ट मेकिंग। सो जो अनुलास थी उसने काफ़ी ज़्यादा सेंटिला को हेल्प किया, उसको गाइड किया, उसको इनकरेज किया कि किस तरीके से वो पोर्ट मेकिंग के बारे में लर्न कर सकती है, सीख सकती है। व्हेन अनदर डिड नॉट सपोर्ट हर, जब बाकियों ने उसको सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज ऑफ अनुलास हेल्प सेंटिला इम्प्रूव हर स्किल एंड बिकम कॉन्फिडेंट। सो बिकॉज ऑफ अनुला जो सेंटिला थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी अपनी स्किल के प्रति और उसने अच्छे से पोर्ट मेकिंग सीख भी ली। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटिला ऑब्जर्व हर मदर मेकिंग पोर्ट्स, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर? सो सेंटिला जो थी उसने अपनी मदर को पोर्ट मेकिंग करते हुए देखा था, तो ये बात हमारे को क्या बताती है सेंटिला के प्रति? सो दिस शो दैट सेंटिला वॉज क्यूरियस। तो ये हमारे को बताता है कि सेंटिला जो थी वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थी अबाउट पोर्ट मेकिंग, एंगर टू लर्न, यानी उसके अंदर एक ईगर था लर्न करने का, उसके अंदर एक चाह थी लर्न करने की, एंड वेरी इंटरेस्टेड इन पोर्ट मेकिंग, और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी पोर्ट मेकिंग में। ठीक है, शी वॉज ऑब्जर्वेंट एंड डिटरमाइंड टू अंडरस्टैंड द पोर्ट मेकिंग। लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमिन थी, एंगर थी, चीज़ों को लर्न करने में इंटरेस्टेड थी पोर्ट मेकिंग में। सो उसकी डिटर्मिनेशन हमारे को ये बताती है कि हाँ उसके अंदर भी एक चाहत थी चीज़ों को सीखने की और उस स्किल को अपनाने की और अपनी ड्रीम को फुलफिल करने की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड वाला देख सकते हैं, ये जो एक आपको टेबल दे रखा है, बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, पढ़ते हैं एक बार। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स, जस्ट अ सेकेंड, arrange the following events of the story in correct sequence, share your answer with your classmate and teacher। सो यहाँ पर आपको बेसिकली ये कुछ इवेंट्स दे रखे हैं स्टोरी में से ही, सो आपको इनको अरेंज करना है और अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ शेयर करना है। सो यहाँ पे आपको 9 इवेंट्स दे रखे हैं। सबसे पहला यहाँ पे ये नंबरिंग दे रखी है, द इवेंट ऑफ द स्टोरी इज करेक्ट, द इवेंट ऑफ द स्टोरी इन करेक्ट ऑर्डर। सो ये करेक्ट ऑर्डर है स्टोरी का। सबसे पहले आएगा फोर्थ वन। सो फोर्थ में क्या है, सेंटिला वॉज पैशनेट अबाउट पोट्री बट डिड नॉट शेयर इट विद देयर मदर। ठीक है, फिर थर्ड वाला आएगा, सेंटिला ऑब्जर्व हाउ अदर एक्सपर्ट पोटर्स क्राफ्ट ब्यूटीफुल पोट्स। देन आएगा सिक्स्थ, सेंटिला overheard her mother saying that pot making was trying job and that she earned very little from it। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका फर्स्ट वाला, द विलेज काउंसिल कॉल्ड मेसूबा टू नो अबाउट एलिनास अनविलिंगनेस टू टीच पोइट्री टू सेंटिला। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका एट्थ वाला, सेंटिला लर्न द आर्ट ऑफ पोट मेकिंग फॉर अ ईयर फ्रॉम हर मदर बट वॉज अनसक्सेसफुल, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, देखने में लगता है आसान है पर आप जब खुद करेंगे तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट आएगा, अनुलास गाइड सेंटिला इन द पार्ट ऑफ पोट मेकिंग। देन आएगा सेकेंड, अर्लिना मेड अ न्यू बैच ऑफ पोट्स and asked Centilla to continue the work as she was unwell। Okay, next आएगा आपका नाइन्थ वाला, Centilla was able to make pots quickly and skillfully, just one less than her mother's। After सेवेंथ वाला, Onulas observed 2 rows of pots inside the worksheet which she felt was working of 2 people। so ठीक है, ये था हमारा इसका करेक्ट सीक्वेंस और ये आपकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। बेसिकली ये सभी यही पॉइंट्स है बट इनको शॉर्ट में करके लिखा हुआ है। सो हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये यहाँ पे दे रखे हैं आपको क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, बेसिकली स्टैंजा extract based question, sorry। so here's
रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सो ये एक्सट्रैक्ट जो है आपकी बुक में से ही लिया गया है, यानी कि आपकी इस चैप्टर में से ही, प्रोज में से ही लिया गया है। सो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, सीधा इनके आंसर्स देखते हैं, ठीक है। सो चूज द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन assertions। द एफर्ट इन मेकिंग पोर्ट्स इज फार ग्रेटर देन द रिटर्न्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो पोर्ट मेकिंग में एफर्ट्स होते हैं वो रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी पोर्ट मेकिंग जो हम करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम होता है, पर उसके जो हमारे को रिटर्न्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलते हैं, हमारे को उससे काफ़ी ज़्यादा कम कमाई होती है। सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको बताना है। सो पढ़ते हैं दोनों। The process of pot making is quite tiresome and long, and one hardly earns much. The process of pot making is executing, takes a long time, yet gives a sense of satisfaction. So इसका आंसर होगा पार्ट ए। The process of pot making is quite tiresome and so long, and one hardly earns much. Okay. सेकेंड है आपका वाई डज अरेना वॉन्ट सेंटीला टू लर्न वेविंग। सो एरलिना जो थी वो ऐसा क्यों चाहती थी कि सेंटीला पॉट मेकिंग की बजाय वेविंग यानी कि जो बुनाई होती है वो सीखे। सो एरलिना वॉन्ट सेंटीला टू लर्न वेविंग बिकॉज इट इज़ ईजियर, लेस टायरिंग एंड गिव मोर इनकम कंपेयर टू पॉट मेकिंग। इट कैन ऑल्सो बी डन इंडोर इन ऑल सीजन्स। यानी एरलिना इसलिए ऐसा चाहती थी बिकॉज जो वेविंग थी पॉट मेकिंग से काफ़ी ज़्यादा ईजी थी, लेस टायरिंग थी यानी कम थकाती थी, उसमें काम को करने में बहुत थकान हो जाती थी, एंड गिव मोर इनकम, और इससे हम ज़्यादा पैसे भी कमा सकती थी वो, और कंपेयर टू पॉट मेकिंग। ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन्स, यानी कि ये इंडोर भी कर सकते हैं, अपने घर में भी सभी सीजन्स में इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वन एडवांटेज दैट वेविंग हैज़ ओवर पॉट मेकिंग एज पर द एक्सट्रैक्ट। सो हमारे को एक एडवांटेज लिखनी है वेविंग के एज ओवर टू पॉट मेकिंग। सो वन एडवांटेज इज दैट वेविंग गिव्स बेटर इनकम विथ लेस एफर्ट्स एंड टाइम। सो जो वेविंग है वो बेटर इनकम यानी अच्छी खासी कमाई करा देती है कम मेहनत में और अच्छे टाइम में, ठीक है। फोर्थ वाले का आंसर देखते हैं। चूज द सेंटेंस दैट यूज द वर्ड हैंडसम इन द सेम वे एज इन द एक्सट्रैक्ट। माई फादर इज अ हैंडसम मैन, they will make a handsome profit selling this property। so इसका आंसर होगा बी, they will make a handsome property selling this they will make a handsome profit selling this property, ठीक है। फिफ्थ है and the revert question mark, what is the author's purpose of using a question mark here। so यहाँ पर and the revert के बाद author ने question mark क्यों यूज़ किया है आपको ये बताना है। so the author used the question mark to emphasize the contrast between the hard work involved in pot making and very small reward। it creates curiosity and highlights the disappointment। so जो ऑथर था उन्होंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इसलिए यूज़ किया, वो एम्फेसाइज करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन हार्डवर्क जो पोट मेकिंग में इन्वॉल्व है, जिसमें हम इतना हार्डवर्क करते हैं बट बदले में हमारे को काफ़ी स्मॉल रिवॉर्ड्स यानी कि काफ़ी कम पैसे मिलते हैं। सो ये जो है एक क्यूरियोसिटी हाईलाइट करती है डिसअपॉइंटमेंट की, ठीक है। सो ये एक्सट्रैक्ट वन के कंप्लीट सॉल्यूशन थे। अब यहाँ पर आपको सेकंड एक्सट्रैक्ट दे रखा है ये वाला, ये भी आपके चैप्टर का ही है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस। इसके ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। सो कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। Onula feels Centilla effort at making a pot is clumsy because Centilla was too tense while shaping the clay। so जो Onula थी वो Centilla के लिए Onula feels Centilla efforts making in a pot clumsy। जो Onula थी वो Centilla के efforts को clumsy समझ रही थी pot making में, because जो Centilla थी वो काफ़ी ज़्यादा tense थी जब वो clay को shape कर रही थी, ठीक है। Choose the correct option to complete the following sentence। Don't worry little one, I shall teach you how to make a perfect pot। this show that Onula was। so ये Onula ने बोला था Centilla को कि don't worry little one, मैं तुम्हारे को बताऊंगी कि किस तरीके से एक परफेक्ट पोट बनाते हैं। सो ये लाइन से हमारे को Onula का बिहेवियर कैसा है ये पता चलता है। सो उसका बिहेवियर है थॉटफुल एंड जेनरस, ठीक है। वो उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल है और जेनरस है, ठीक है। सो इसका ए आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ अ कॉज। सो हमारे को बताना है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ कॉज, यानी कि जैसे कि आपने अभी ऊपर पढ़ा कि Centilla जो थी वो काफ़ी ज़्यादा टेंस थी जब वो क्ले को शेप कर रही थी पोट बनाने के लिए। सो ठीक है, ये इस कारण से जो थी Centilla काफ़ी ज़्यादा नाराज थी। अब उसका परिणाम क्या निकला। सो एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल टू विलिंग टू यील्ड
द राइट शेप। सो इसका ये परिणाम निकला कि वो काफ़ी ज़्यादा टेंस थी ये काम करते हुए। सो जो क्ले थी वो अनेबल और विलिंग टू यील्ड द राइट शेप। जो क्ले थी वो ख़राब हो गई थी, सूख चुकी थी और उसको ढंग से शेप नहीं दे पाई। सो ये था वो नाराज़ हुई तो उसका रिजल्ट ये निकल कर आया, क्योंकि वो ये काम दुखी होकर कर रही थी। ठीक है, सो ये था इफेक्ट ऑफ कोज। ठीक है, सो इसका ये आंसर होगा ए वाला। ठीक है, अनुलाज फैशन अ ब्यूटीफुल पोट। हेयर द वर्ड फैशन मीन्स, यानी कि अनुला जो थी फिनिश्ड अ ब्यूटीफुल पोट। अनुला ने फिनिश्ड किया ब्यूटीफुल पोट। सो हेयर आपको बताना है कि फिनिश्ड मीन्स स्टाइल और क्रिएटेड। सो जब भी फिनिश्ड वर्ड आ जाए तो उसके साथ क्रिएटेड वर्ड ही लगता है, स्टाइल वर्ड नहीं लगता। ठीक है, सो यहाँ पर इसका आंसर होगा क्रिएटेड, स्टाइल नहीं होगा, क्रिएटेड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिफ्थ वन, हाउ माइट सेंटीला हैव फेल्ट व्हेन शी सॉ द मिसहैपन लम्प फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। सो आपको बताना है हाउ माइट सेंटीला जो थी उसको कैसा फील हुआ जब लम्प्स बन गए थे, मिसहैपन हो गया था ग्राउंड पे क्ले का। सो सेंटीला हैव फील डिसअपॉइंटेड, सैड एंड फ्रस्ट्रेटेड व्हेन दिस मिसहैपन लम्प फेल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। सो वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, सैड हो गई थी और फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। ठीक है, ये सेकेंड एक्सट्रैक्ट के 5 क्वेश्चन थे जिनका सोल्यूशन आपने देख लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपको ये 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसके आंसर देने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सबसे पहले, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पोट मेकिंग फॉलो बाय एक्सपर्ट पोट मेकर्स एज ऑब्जर्व बाय सेंटीला। सो आपको प्रोसेस बताना है कि जो एक्सपर्ट पोट मेकर्स होते हैं वो किस तरीके से पोट मेकिंग करते हैं। सो एक्सपर्ट पोट मेकर्स फर्स्ट कलेक्ट क्ले फ्रॉम द रिवर बैंक्स, यानी कि जो एक्सपर्ट पोट मेकर्स होते हैं वो रिवर बैंक से जाकर पोट मेकिंग की क्ले कलेक्ट करते हैं। देन क्लीन एंड सोक इट, फिर उसको साफ़ करते हैं, लाइक छानते हैं, फिल्टर करते हैं उसको और फिर उसको सोक करते हैं, यानी पानी में भिगो कर रख देते हैं। देन नीड इट इनटू अ सॉफ्ट मेलेबल डो, फिर उसको एक सॉफ्ट मेलेबल डो में कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर दैट दे शेप इट केयरफुली ऑन अ व्हील और बाय हैंड इनटू पोट्स, और उसके बाद वो उसको केयरफुली व्हील पे, यानी कोई पहिया होता है उस पर शेप करते हैं अपने हाथों से, फिर उसको पोट के ऊपर नीट करते हैं। द पोट्स आर देन ड्राइड एंड फाइनली बेक फायर्ड, फिर उसके बाद पोट्स तैयार हो जाते हैं, फाइनली उनको बेक्ड किया जाता है, आग में मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं टू मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक चल सकें और अच्छे से उसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है उनको फायर में बेक करना, अदरवाइज वो कच्चे होते हैं, गैस पे रखते ही टूट जाते हैं। ठीक है, सेकंड है, व्हाट वार्निंग वॉज गिवन टू मेसूबा बाय द विलेज काउंसिल। सो मेसूबा को विलेज काउंसलर के द्वारा क्या वार्निंग दी गई थी। सो द विलेज काउंसलर warned Mesuba that Erlina should not teach pot making to Centilla as it was a traditional craft meant to be preserved within certain boundaries. So जो विलेज काउंसलर थे उन्होंने मेसूबा को कहा था कि अर्लीना शुड नॉट टीच पोट मेकिंग टू सेंटीला, यानी कि अर्लीना सेंटीला को पोट मेकिंग नहीं समझा सकती, नहीं बता सकती, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है और इसको बनाने के लिए, इसका प्रोसेस करने के लिए इसमें कुछ सर्टेन बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, थर्ड है, हाउ डिड सेंटीला फील व्हेन शी फेल्ड एट पोट मेकिंग इवन आफ्टर अ ईयर ऑफ ट्रेनिंग विथ हर मदर। सो सेंटीला को कैसा फील हुआ जब काफ़ी सालों के बाद अपनी मदर से ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी वो पोट मेकिंग नहीं कर पाई। सो सेंटीला फील डिसअपॉइंटेड, सैड एंड डिस्करेज, शी लॉस्ट कॉन्फिडेंस बिकॉज इवन आफ्टर ट्राइंग फॉर अ ईयर शी कुड नॉट सक्सीड, यानी कि सेंटीला काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, सैड हो गई थी और डिस्करेज्ड हो गई थी, बिकॉज शी लूज कॉन्फिडेंस बिकॉज इवन आफ्टर ट्राइंग फॉर अ ईयर शी कुड नॉट सक्सीड, यानी कि इतने सालों के बाद ट्राई करने के बाद भी वो पोट मेकिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। ठीक है, फिफ्थ है, द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, व्हाट डज दिस सिम्बलाइज। सो इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अनुला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी अनुला वहाँ पर काफ़ी समय से खड़ी थी एंड ट्राइंग टू ऑब्जर्व अ न्यू फिनोमिना, और वहाँ पर खड़े होकर न्यू फिनोमिना के बारे में देखना और जानना चाहती थी, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। सो अनुला वाज सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड टू सी 2 rows ऑफ परफेक्टली मेड पोट्स, यानी जो अनुला थी वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी और अमेज्ड थी जो टू न्यू पोट्स की रो बनी हुई थी, परफेक्टली मेड रो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी। शी रियलाइज दैट सेंटीला हैड लर्न द क्राफ्ट वेल, उसको ऐसा रियलाइज़ हुआ था कि सेंटीला ने काफ़ी अच्छे से क्राफ्ट को सीख लिया है। इट फील्ट लाइक अ न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी टू हर, उसको ये देखकर एक
काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी हुई थी कि हाँ अब उसने सीख लिया है. सो शी स्टूड देयर एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड टेक इट ऑल इन इट. सो वो वहाँ पर खड़े होकर देख रही थी और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रही थी कि क्या न्यू फिनोमिना है, वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी. फिफ्थ, द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल. व्हाट डज दिस सिम्बलाइज. सो ये कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल और हिस्ट्री है वो किसी पीपल से बिलोंग नहीं करती, किसी एक इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करती, बल्कि सबसे करती है. सो इसके कंटेक्स्ट में आपको आंसर लिखना है. दिस सिम्बलाइज दैट ट्रेडिशंस and skills are shared cultural heritage. This should not be restricted to one person or group but passed and preserved by whole community. यानी कि ये जो ट्रेडिशनल है पोर्ट मेकिंग का, ये किसी एक पर्सन से या किसी एक इंडिविजुअल से या किसी ग्रुप से रिलेट नहीं करता, बल्कि ये एक होल कम्युनिटी से लिंक करता है. सो इसको पूरी कम्युनिटी के द्वारा प्रिजर्व किया जाना चाहिए. ठीक है, तो ये इसका आंसर था. नेक्स्ट यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस और दे रखे हैं, 6th और 7th. सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द स्टोरी, अ न्यू पोर्ट मेकर वॉज बोर्न. सो इस लाइन का आपको बताना है कि ये क्या कंक्लूड करती है थ्रू स्टोरी, कि एक न्यू पोर्ट मेकर जो है वो बोर्न होता है. सो The concluding the line signifies Scintilla transformation and growth. At the beginning, she was only learning and observing, but by the end, she gained confidence and skill in poetry. This line shows that she is no longer just a learner, but has developed into a true potter. It also highlights the idea of continuity of tradition as the part of poetry is passed on to a new generation. यानी कि ये दिखाता है कि सेंटिला ने किस तरीके से अपनी जो ग्रोथ थी उसको ट्रांसफॉर्म किया. एट बिगिनिंग शी वॉज जस्ट लर्निंग एंड ऑब्जर्विंग द थिंग्स, बट एट द एंड शी गेन द कॉन्फिडेंस एंड शी बिकम द skilled artist in the poet making. So this shows that she is no longer just a learner. So ये हमारे को दिखाता है कि वो सिर्फ एक लर्नर नहीं थी, बल्कि एट द एंड वो एक ट्रू पोर्टर बन गई थी. सो ये हमारे को दिखाता है कि ये जो ट्रेडिशनल है ये किस तरीके से न्यू जनरेशन में भी पास किया जा सकता है, अगर उनको इन चीज़ों को सिखाया जा सके. कोई भी पोर्ट मेकर जो है वो बोर्न नहीं होता, बल्कि वो खुद बनता है अपनी मेहनत से और अपनी प्रैक्टिस से. ठीक है, 7th वाला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं. What is the role of perseverance in pursuing one's dreams? Elaborate with reference to Scintilla. So ये कह रहा है कि किसी की ड्रीम को प्रिजर्व करना किस तरीके से हमारे को दिखाता है. सो ये हमारे को सेंटिला के रेफरेंस में इसका आंसर लिखना है. सो प्रिजर्वेंस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अचीविंग वंस ड्रीम्स. जो प्रिजर्वेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी की ड्रीम को अचीव करने में. सेंटिला शो ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस विल लर्निंग पोइट्री. सो सेंटिला जो थी उसने काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन दिखाया था और काफ़ी ज़्यादा पेशेंस दिखाई थी जब वो पोइट्री लर्न कर रही थी. इवन वैन द वर्क इज़ डिफ़िकल्ट एंड रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट. तब भी जब वर्क काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स की ज़रूरत थी उस काम को. शी डज़ नॉट गिव अप. उसने गिव अप नहीं किया. शी केयरफुली ऑब्जर्व्स प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव हर स्किल. उसने केयरफुली चीज़ों को ऑब्जर्व किया, प्रैक्टिस की और स्किल्स को इम्प्रूव किया. हर डेडिकेशन हेल्प्स हर ओवरकम चैलेंज एंड मास्टर द क्राफ्ट. उसकी डेडिकेशन ने चैलेंज को ओवरकम करने में मदद किया और वो उस क्राफ्ट में मास्टर बन गई. थ्रू सेंटिला जर्नी द स्टोरी टीच द consistent effort, hard work, perseverance and essential to succeed and fulfillment of one's dream. So इस स्टोरी के थ्रू हमारे को बताया जाता है कि अपने एफर्ट्स के थ्रू कंसिस्टेंट रहना, हार्ड वर्क करना और प्रिजर्वेशन आर एसेंशियल टू सक्सेस एंड फुलफिल वंस ड्रीम. सो इस तरीके से हमारे को बता रहा है ये कि सेंटिला ने किस तरीके से पोर्ट मेकिंग में गिव अप नहीं किया. उसने हार्ड वर्क किया, वो अपने एफर्ट्स को लेकर कंसिस्टेंट रही और एट द एंड वो अपनी ड्रीम को ओवरकम कर पाए. ठीक है. सो यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट होते हैं. अब यहाँ पर दे रखे हैं आपके वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कंटेक्स्ट. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको ये दे रखा है टेबल, देखिए. ठीक है. सो यहाँ पर ये टेबल दे रखा है और यहाँ पर ये आपको ऊपर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं. सो यहाँ पर डो, पुडिंग, बैम्बू, क्ले, क्लीन, स्पैचुला, बास्केट, सिलेंडर, रोटेटिंग, बेड ऑफ हे एंड शेपिंग, ये वर्ड्स दे रखे हैं आपको. ठीक है. सो इसमें से कुछ टूल हैं, कुछ रॉ मटेरियल है और कुछ उनके प्रोसेस हैं. सो आपको इसका टेबल को कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट वन आपको करके दे रखा है. ठीक है. जिसमें इम्प्लीमेंट टूल्स, डाओ, उसके बाद आपको डो और फिर
बाउंडिंग दे रखी है, पाउंडिंग सॉरी, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड में ये वाला एक पेयर बनेगा स्पैचुला का, डो का और शेपिंग का। नेक्स्ट बनेगा बास्केट का, बैम्बो का, रोटेटिंग का। उसके बाद नेक्स्ट बनेगा क्लीन का और बेड ऑफ हे एंड सिलेंडर्स का। सो इस तरीके से आप ये टेबल जो है यहाँ पर लिख के कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। अब यहाँ पर आपको सेकेंड में दे रखा है नोटिस द यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट। सो यहाँ पर आपको ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जैसे कि पिटेंस, रुपीज़, रिवॉर्ड और रिटर्न, ठीक है। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। पिटेंस का मतलब होता है बहुत कम पैसा, रुपीज़ यानी भारतीय मुद्रा, उसको कहा जाता है रुपए, रिवॉर्ड यानी कि इनाम, मेहनत का फल जो मिलता है, रिटर्न में यानी कि लाभ या फिर वापस मिलने वाला फ़ायदा, ठीक है। उसके बाद ये नीचे फिर से कुछ वर्ड्स दे रखे हैं आपको, बैंकरप्ट, क्रेडिट, करेंसी, डेब्ट, फिस्कल, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट। सो बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया जिसके पास पैसा ना हो, क्रेडिट का मतलब उधार या भरोसे पर दिया गया पैसा, करेंसी यानी मुद्रा, रुपए, डॉलर कुछ भी हो सकता है, डेब्ट का मतलब कर्जा, फिस्कल का मतलब सरकारी व्यय और आय और व्यय से संबंधित एक टर्म होती है ये, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश और इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, ठीक है। ये सब तो थे इनकी मीनिंग जो आपने पढ़ लिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा नाउ फ्रेम सेंटेंस यूजिंग ईच वर्ड्स। अब ये जितने भी वर्ड्स थे इनको यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। सो हेयर इज सेंटेंस फॉर्मेशन बाय यूजिंग ईच वर्ड। सो बैंकरप्ट, द कंपनी went bankrupt due to losses. Credit, he bought a phone on credit. Currency, rupee is the currency of India. Debt, he is in heavy debt. Fiscal, the government announced new fiscal policy. Inflation is increasing the prices of goods. Investment, she made an investment in business. Interest, the bank gives us interest on our savings. So ये थे sentence formation, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड दे रखा है जो आपको, इसमें ये आपको बताया गया है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, द मेन क्लूज हैज़ बीन अंडरलाइन एंड द subordinate clues has been circled. She realized that the pot was ready. So यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला है हमारा, ये अंडरलाइन वाले वर्ड्स हैं, ये हैं आपके क्लोज, और जो सर्कल वाले हैं वो आपके सबऑर्डिनेट क्लोज हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपको ये दे रखे हैं, एक बार ये पढ़ लेते हैं क्या लिखे। सबऑर्डिनेट क्लोजेस दैट एक्ट लाइक नाउन्स एंड परफॉर्म द सेम फंक्शंस एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नाउन क्लोजेस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सूटेबल नाउन क्लोजेस। सो यहाँ पर आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है नाउन क्लोजेस की हेल्प से। सो द एल्डर एम्फेसाइज दैट ट्रेडिशन शुड बी प्रिजर्व्ड केयरफुली, ठीक है, ये इसका आंसर है। Masuba explained why Scintilla should not be taught pot making, ठीक है। Anula's promise was that she would teach Scintilla how to make a pot, ये था थर्ड वाले का आंसर। फोर्थ का है Scintilla observed her mother carefully when she was shaping the mouth of the pot, which require a great skill and patience. फिफ्थ का है the pots were baked, required careful attention to prevent over और अंडर फायरिंग, ठीक है, ये था फिफ्थ का आंसर। अब यहाँ पर सेकंड वाला जो है ये देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, अंडरलाइन द मेन क्लोजेस एंड सर्कल द सबऑर्डिनेट क्लोज। सो ये तीन दे रखे हैं आपको, इसमें मेन क्लोज को अंडरलाइन करना है, सबऑर्डिनेट क्लोज को सर्कल करना है, ठीक है। सो मेन क्लोज मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिए हैं, सर्कल या अंडरलाइन नहीं किए। सो मेन क्लोज ये है एलिना टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक। सबऑर्डिनेट क्लोज होगा वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वॉज फाउंड। सेकेंड में मेन क्लोज होगा शी स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट वन, एंड सबऑर्डिनेट क्लोज होगा who had suddenly found momentum, ठीक है। इसका थर्ड वाले का आंसर है, ये रहा मेन क्लोज है आपका स्किल सच एज स्पोर्ट मेकिंग, एंड सबऑर्डिनेट क्लोज होगा विच नॉट ओनली क्रिएटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थर्ड वाला क्वेश्चन जो है ये आपको डेफिनेशंस दे रखी है, आप ये पढ़ सकते हैं जो ग्रीन बॉक्स में हाईलाइट करके दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद यूजिंग सूटेबल रिलेटिव क्लॉसेस। सो इसमें आपको सूटेबल रिलेटेड क्लॉसेस लिखकर इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। सो सेंटिला वॉज इंटरेस्ट इन पोट मेकिंग वॉज स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिस द क्राफ्ट डिग्नेजेंटली, ठीक है। सो ये था, इसका आंसर क्या आएगा, इंटरेस्ट इन पोट मेकिंग वॉज स्ट्रॉन्ग। सेकेंड में द विलेज काउंसिल वर द एल्डर्स गैदर्ड sought an explanation for Elena's reluctance, ठीक है। थर्ड वाले का आएगा द पोटर्स हैंड विच वर स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस शेप द क्ले इनटू ब्यूटीफुल क्रिएशन। सो वर स्किल्ड एंड एक्सप्लेन इसका आंसर आएगा,
फोर्थ वाले का आंसर देखते हैं। एलिना हर मदर वॉन्ट हर टू लर्न वेविंग विच वॉज ईजियर एंड मोर प्रॉफिटेबल। ये है इसका आंसर जो ब्लैक वर्ड से हाईलाइट है। Mitsuba went home and discussed the matter with Erlina, who was initially unwilling to teach Santilla। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, सो ये थे इनके आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं फोर्थ में। ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपको बता रहा है डिटरमाइनर्स के बारे में। ठीक है, सो इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं आपके सम, मैनी, एनी, दिस और इनफ। सो ये आपके डिटरमाइनर्स है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको सम मोर डिटरमाइनर्स फाइंड करने हैं आपको इसी टेक्स्ट में से। सो द, ए, हर और देयर होंगे सम मोर डिटरमाइनर्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन। ठीक है, इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, मोर डिटरमाइनर्स जो थे वो फाइंड कर लिए पीछे। अब ये फिलअप्स फिल करने हैं हमारे को। ठीक है, सो इनके आंसर ये ब्लैक वर्ड से हाईलाइट है। फर्स्ट में द आएगा, फिर सेकेंड में 3 ब्लैंक्स हैं। सो फर्स्ट में सम, दे एंड द आएगा। थर्ड वाले में सम, द एंड फिर अगेन द और देयर आएगा। ये इसके 4 ब्लैंक्स है इसके आंसर। एंड थर्ड वाले में आएगा सम, द एंड देयर। सो इसमें 4 ब्लैंक्स थे, तो ये इनका आंसर मैंने सर्कल में आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं लिसन एंड रिस्पॉन्स। यस, ये देखते हैं इसका आंसर। So you will listen to a man speak about some stone statues. As you listen, complete the given paragraph by filling in the blanks with the exact word from you listen to. So आपने पढ़ा होगा अपनी स्टोरी में ही उसके बारे में। सो आपको ये कुछ पैराग्राफ दे रखा है स्टोन स्टैचू से रिलेटेड। सो आपको इसमें करेक्ट वर्ड्स फिल करने हैं। so, ठीक है, अ स्टैचू इज क्रेव टू क्रिएट अ शेप दैट इज ब्यूटीफुल आएगा इसमें फर्स्ट में। ठीक है, थर्ड है अमंग द मैनी थिंग्स स्टोन इज यूज्ड फॉर मेकिंग, अमंग द मैनी थिंग्स स्टोन इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टोन स्टैचूज इज वन ऑफ देम। इसमें आएगा स्टैचूज। थर्ड है इंडिया हैज सम ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोन स्कल्पचर्स। ये आएगा थर्ड में। फर्स्ट में ब्यूटीफुल, सेकंड में स्टैचूज एंड थर्ड में आएगा आपका फेमस। ठीक है, ये तो था हमारा ये पैराग्राफ जो कंप्लीट हुआ। अब सेकंड वाला जो है ये देखते हैं। इसमें क्या आ गया आपको, यू विल नाउ लिसन टू द मेन मैन स्पीकिंग अबाउट सम स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग स्टोन स्टैचूज। एज यू लिसन सिलेक्ट द 6 करेक्ट स्टेप आउट ऑफ द 9 गिवन। सो सेकंड में आपको यहाँ पर ये 9 स्टेप्स दे रखे हैं। ये आपको बताता है कि किस तरीके से स्टोन स्टैचूज जो हैं वो बनते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहता है। सो आपको यहाँ पर 9 दे रखे हैं, इसमें से आपको 6 जो करेक्ट वाले हैं वो सिलेक्ट करके लिखने हैं। सो करेक्ट स्टेप ऑफ मेकिंग अ स्टोन स्टैचूज आर, ये 6 करेक्ट स्टेप्स आपके, और जो 3 रॉन्ग वाले हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड वाला आएगा आपका सेटअप द डिफरेंट टूल्स, यानी जितने भी डिफरेंट टूल्स होते हैं उनको सेटअप करना। चूज द स्टोन, परफेक्ट स्टोन चूज करना फॉर स्टोन स्टैचू। नेक्स्ट है क्रेव टू रिमूव लार्ज अनवांटेड पोर्शंस ऑफ द स्टोन, और जो स्टोन के अनवांटेड पोर्शंस होते हैं उनको रिमूव करना। बिगेन कार्विंग फ्रॉम द सेंटर से उसको कार्विंग करना स्टार्ट करना। देन रिफाइन द क्रिएशन विद इन द स्टोर, फिर रिफाइन करना उसको। फिर वर्क टू ब्रिंग आउट द इमेजिन शेप, फिर एंड में इमेजिन शेप जो आपने निकालना चाहते हैं उसके ऊपर काम करना। ठीक है, सो इसमें 3rd, 4th और 8th वाला नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। यानी कि मेजर करना, वेट करना, डायमेंशंस करना, ये नहीं आएगा। लिव इन वाटर, उसको पानी में छोड़ना, ये भी नहीं आएगा। और थर्ड है डिटैच क्रिएशन, नॉट अ स्टैंडर्ड स्टेप लाइक दिस, सो ये भी नहीं आएगा। सो ये है आपके 6 करेक्ट स्टेप्स ऑफ मेकिंग स्टोन स्टैचूज, और ये हैं रॉन्ग स्टेप्स। ठीक है, उसके बाद आपकी दे रखी है यहाँ पर स्पीकिंग एक्टिविटी। सो आपको क्या करना है इसमें पढ़ लेते हैं। वर्क इन पेयर एंड चूज 2 करेक्टर्स फ्रॉम द स्टोरी, सेंटीला एंड 1 अदर करेक्टर लाइक अलीना, मित्सुबा, ओनुला और अ विलेज एल्डर। यानी कि आपको पेयर्स में वर्क करना है। एक करेक्टर तो उन्होंने कहा कि आपको सेंटीला ही लेना है, और अनदर करेक्टर जो है आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद प्रिपेयर टू स्पीक फ्रॉम द चूजन करेक्टर पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरी एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेंशन ऑफ द करेक्टर्स। प्रिपेयर अ रोल प्ले बिटवीन सेंटीला एंड द चूजन करेक्टर। सो आपको बेसिकली सेंटीला पे और जो आपने करेक्टर चूज किया है उसके ऊपर आपको एक रोल प्ले लिखना है। सो यहाँ पर आपको कुछ रेफरेंस के लिए लाइंस और सेंटेंसेस दे रखी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो इसका आंसर देखते हैं हमने क्या लिखा है। सो रोल प्ले बिटवीन सेंटीला एंड ओनुला। सो सेंटीला
कहेगी सबसे पहले, आई फील सैड बिकॉज आई एम नॉट एबल टू मेक अ प्रॉपर पोर्ट इवन आफ्टर ट्राइंग टू मच। संटीला कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हूँ बिकॉज आई एम नॉट एबल टू मेक अ प्रॉपर पोर्ट इवन आफ्टर ट्राइंग सो मच, कि मैं इतना ट्राई करने के बाद भी एक प्रॉपर पोर्ट नहीं बना पा रही। देन अनुला कहेगी, डोंट वरी संटीला, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड एंड बिकमिंग टेंस। अनुला कहती है कि डोंट वरी संटीला, मैं देख रही हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम को, अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हो उसके बाद भी टेंस हो। ठीक है। संटीला कहती है, आई विश आई कुड मेक अ पोर्ट लाइक यू, आई फील डिसअपॉइंटेड व्हेन माई पोर्ट्स गेट स्पॉइल्ड। सो संटीला कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह पोर्ट बना सकूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ जब मेरे पोर्ट्स जो हैं स्पॉइल हो जाते हैं। अनुला, व्हेन यू वर्क कामली एंड पेशेंटली यू विल इम्प्रूव, पोर्ट मेकिंग नीड्स पेशेंस, प्रैक्टिस एंड अ रिलैक्स्ड माइंड। सो वो कहती है कि तुम अपने जो पोर्ट्स हैं वो भी बना सकोगी ईजिली, पर पोर्ट मेकिंग में तुम्हारे को प्रैक्टिस चाहिए और रिलैक्स्ड माइंड चाहिए। सेंटीला कहती है, व्हेन यू सैड यू वुड टीच मी, इट मेड मी फील होपफुल। सेंटीला कहती है अनुला को, जब तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे सिखाओगी तब मैं काफ़ी ज़्यादा होपफुल फील कर रही थी। अनुला, येस आई विल गाइड यू, कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट लूज कॉन्फिडेंस। अनुला कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे को गाइड करूँगी किस तरीके से पोर्ट मेकिंग की जाती है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस। संटीला कहती है, थैंक यू अनुला, आई विल ट्राई अगेन विथ पेशेंस। सो ये था रोल प्ले बिटवीन संटीला एंड अनुला। ये काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में लिख के दिया ताकि एग्जाम में आ जाए। सो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके इसके बीच में और भी कुछ जो बातें हैं वो ऐड कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा और बड़ा दिखे। तो ये डिपेंड करेगा आपका एग्ज़ाम में कितने नंबर का आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अगेन आगे देखते हैं क्या दे रखा है। राइटिंग टास्क के बारे में दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है राइटिंग टास्क के बारे में। सो रिफ्लेक्टिव राइटिंग आइडेंटिफाई स्किल्स एंड पैशन। रिफ्लेक्टिव राइटिंग इंकरेज introspection and thoughtful exploration of personal experiences, skills and aspirations. It helps individual gain deeper insights into themselves and their goals through the structural reflection. So इसमें आपको बेसिकली अपनी स्किल्स और पैशंस के बारे में बताना है और यहाँ पर आपको बताया गया है कि स्किल्स और पैशंस के बारे में एक्सप्लेन करते टाइम आप इन स्टेप्स का ध्यान रखेंगे, लाइक इंट्रोडक्शन, डिस्क्राइबिंग स्किल्स, पैशन इनटू प्रोफेशन, एग्जांपल्स एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है। सो आपको अपनी स्किल्स के बारे में और पैशंस के बारे में बताते हुए इन 5 स्टेप्स का ध्यान रखते हुए अपनी स्किल्स और पैशंस के बारे में बताना है। सो यहाँ पर हमने इन्हीं 5 पॉइंट के हिसाब से अपने आंसर लिखा है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, एवरीवन हैज सर्टेन स्किल एंड पैशन दैट मेक देम यूनिक, आई एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स एंड इम्प्रूविंग माई एबिलिटीज, माई मेन इंटरेस्ट इंक्लूड ड्राइंग, स्टडिंग एंड हेल्पिंग अदर्स। सो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि मेरी जो स्किल्स हैं या फिर पैशंस हैं वो क्या है, वो यूनिक है, मैं उनको किस तरीके से करते हुए इंजॉय करती हूँ, और माय मेन इंटरेस्ट यानी कि मेरा मेन इंटरेस्ट क्या है। ठीक है। उसके बाद है डिस्क्राइबिंग स्किल्स, अपने स्किल्स को डिस्क्राइब करना है। आई लाइक ड्राइंग एंड पेंटिंग इन माई फ्री टाइम। ठीक है। इट हेल्प्स मी एक्सप्रेस माई क्रिएटिविटी। आई ऑल्सो एंजॉय स्टडिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विच इम्प्रूव माई थिंकिंग स्किल्स। आई प्रैक्टिस दिस एक्टिविटी रेगुलरली टू बिकम बेटर। सो यहाँ पे स्किल्स के बारे में बता दिए कि मैं किस तरीके से प्रैक्टिस करती हूँ फ्री टाइम में और मैं किस तरीके से अपने स्टडी को एंजॉय करती हूँ। ठीक है। उसके बाद पैशन इनटू प्रोफेशन के बारे में, आई बिलीव माई क्रिएटिविटी एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग कैन हेल्प मी इन फ्यूचर। सो कह रही है कि मुझे बिलीव है कि मेरी क्रिएटिविटी और इंटरेस्ट जो है इन फ्यूचर मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। I may choose a profession where I can use my skills like becoming a designer or a teacher. So मैंने अपने जो प्रोफेशन है उसको इस तरीके से चूज़ किया जो मेरे को फ्यूचर में डिज़ाइनर या फिर टीचर बनने में हेल्प करेगा। दिस स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प मी ग्रो एंड सक्सीड। सो ये स्किल्स मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को हेल्प करेंगी फ्यूचर में ग्रो करने में और सक्सेस दिलाने में। ठीक है। एग्जाम्पल्स और रिफ्लेक्शंस में क्या लिखा है देखिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई ड्रॉ और कंप्लीट माई work successfully, I feel happy and confident. These experiences motivate me to keep improving. They also help me understanding my strength. So ये कह रही है कि जब मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ अच्छे से तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। सो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है मुझे मोटिवेट करता है और इम्प्रूव करता है इसी तरीके से अच्छा काम करने के लिए। ठीक है। इन कंक्लूजन में देखिए, इन कंक्लूजन माई स्किल्स एंड पैशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन माई लाइफ।
सो ये कह रही है कि मेरी स्किल और जो पैशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरी लाइफ में। दे हेल्प मी बिकम अ बेटर पर्सन एंड गाइड मी टूवर्ड्स माई फ्यूचर गोल्स। सो ये चीज़ें जो हैं ये मेरे को हेल्प करती हैं बेटर पर्सन बनाने में और मेरे को अपने फ्यूचर गोल्स की तरफ ले जाने में। ठीक है, सो इस तरीके से था हमारा राइटिंग स्किल का टास्क, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको स्किल और पैशन को अगर आप बता रहे हैं तो किस तरीके से किन पॉइंट्स में डिस्क्राइब करना चाहिए। ठीक है, अब है लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट। सो हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, इवन वो क्वेश्चन छोटा है चाहे बड़ा है। सो ठीक है, अब देखते हैं। पोएट्री इज़ अ प्रैक्टिस्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। सो जो पोएट्री है, पोएट्री यानी पोट मेकिंग है, वो हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है उस चीज़ की। एंड ईच रिलीजन हैज़ इज यूनिक स्टाइल, और एवरी मतलब जितने भी रीजन हैं उन सबके अपने अपनी यूनिक स्टाइल है पोएट्री करने के। ठीक है, find out about the different styles of indigenous poetry of your religion and other religion of your country. Some notable styles includes, यानी कह रहा है कि डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनकी इंडिजियस पोइट्री के बारे में जानिए। ठीक है, और नीचे यहाँ पर आपको कुछ कंट्री की पोइट्री के बारे में बताया गया है। सो ये पढ़ लेते हैं। पॉइंट्स में क्या लिखा है? खुर्जा पोट्री इज़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश। सो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो पोट्री दे रखी है इनके नाम और ये कौन सी स्टेट से हैं। सो खुर्जा प्रॉपर्टी इज़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ब्लू पोट्री इज़ फ्रॉम जयपुर, एंड टेराकोटा वाज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, एंड रेटा पोट्री फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, कारीगरी फ्रॉम तमिलनाडु, लोंगपी ब्लैक पोट्री इज़ फ्रॉम मणिपुर। लोंगोपी ब्लैक पोट्रीज फ्रॉम मणिपुर। सो फर्स्ट वन जो ये हमारी फर्स्ट वाली है ये है हमारी खजूरी पोट्री फ्रॉम खुर्जा प्रॉपर्टीज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, एंड सेकंड ब्लू पोट्री इज फ्रॉम जयपुर, थर्ड टेराकोटा इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, एंड फोर्थ वन एंड्रेटा प्रॉपर्टीज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, फिफ्थ कारीगरी पोट्रीज फ्रॉम तमिलनाडु, एंड लोंगोपी ब्लैक पोट्रीज फ्रॉम मणिपुर। सो ये है हमारी यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की, देन जयपुर की, वेस्ट बंगाल की, हिमाचल प्रदेश की, तमिलनाडु की एंड मणिपुर की। सो फर्स्ट से लेकर 6 तक यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ दिख रहा होगा कि कौन सी पोट्री जो है हमारी कौन सी स्टेट की है। ठीक है, सो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इमेज के थ्रू। लाइक ये इमेज दे दी 5th वाली जो ये वाली है, सो पूछ लेंगे कि बताओ ये कौन से स्टेट की है। ब्लैक ये वाली दे दी तो पूछ लेंगे। सो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है, या फिर नाम देख भी पूछ लेंगे कि बताओ टेराकोटा जो है वो कौन सी स्टेट की है पोट्री, या फिर ब्लू पोट्री कहाँ की है। सो इस तरीके से आपको इसको इमेज से भी और उनके नाम से भी याद रखना है। ठीक है, लास्ट यहाँ पर आपका चैप्टर का क्वेश्चन दे रखा है, देख लेते हैं। यू मस्ट हैव रीड स्टोरीज इन इंग्लिश एंड इन योर ऑन लैंग्वेज अबाउट द वैल्यू ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्ट। ये कह रहा है कि आपने इंग्लिश में भी ऐसी काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज पढ़ी होंगी कि वैल्यू ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड आर्ट क्या है हमारी लाइफ में। ठीक है, रीड द स्टोरी क्वालिटी बाय जोहन ग्लासवर्दी and write its review and make a presentation highlights the decline of traditional crafts and skill versus industrialization and mass production goals. सो ये आपको पढ़नी है स्टोरी, आपने पढ़ ली होगी आई होप। सो अब आपको बताना है हैंडीक्राफ्ट और आर्ट में के बारे में थोड़ा बहुत, और स्किल्स वर्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मास प्रोडक्ट गुड्स के बारे में। सो देखते हैं इसके ऊपर आपको बेसिकली एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, ये देख लेते हैं। सो द स्टोरी सबसे पहले लिखा है कि रिव्यू ऑफ क्वालिटी बाय जोहन ग्लासवर्दी। सो द स्टोरी क्वालिटी बाय जोहन ग्लासवर्दी इज अबाउट अ जर्मन शू मेकर। सो ये जो स्टोरी एक जर्मन शू मेकर की है, मिस्टर गेसलर, वो इज़ अ कम्प्लीटली डेवोटेड इन हिज क्राफ्ट, जो अपनी क्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा डूबे हुए थे। ही बिलीव इन मेकिंग हाई क्वालिटी शूज़ रेदर देन अर्निंग मोर मनी। सो वो ऐसा मानते थे कि अच्छी क्वालिटी के शूज़ बनाने चाहिए, ना कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए किसी भी तरीके की बेकार चीज़ बना दी जाए। ठीक है, हिज शूज़ आर ड्यूरेबल एंड परफेक्टली मेड। उनके शूज़ जो होते थे ड्यूरेबल, काफ़ी लंबे समय तक चलाए जा सकते थे, इतने अच्छे होते थे और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए जाते थे। बट ही स्ट्रगल बिकॉज पीपल प्रेफर चीपर एंड मशीन मेड शूज़। पर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते थे बिकॉज जो लोग होते थे वो प्रेफर करते थे सस्ती चीज़ और मशीन के द्वारा बनाई गई यानी मशीन मेड शूज़। सो द स्टोरी शोज अस हाउ ट्रेडिशनल स्किल्स एंड
क्राफ्टमैनशिप आर स्लोली डिसअपेयरिंग ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मास प्रोडक्शन। सो ये स्टोरी हमारे दिखाती है कि किस तरीके से ट्रेडिशनल स्किल्स या फिर क्राफ्टमैनशिप जो है वो स्लोली हटती जा रही है, डिसअपेयर होती जा रही है, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन और मास प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, मिस्टर गीसर डज नॉट एडवर्टीज हिज वर्क एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द क्वालिटी ऑफ हिज शूज। तो जो मिस्टर गीसर थे वो बिल्कुल भी अपने काम को एडवर्टाइज नहीं करते थे, उसकी मशहूरी वगैरह नहीं देते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिटी ऑफ शूज़ के ऊपर ही डिपेंड थे। However, modern business focus more on profit and spend rather the quality। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो मॉडर्न बिजनेस है वो सब मॉडर्न बिजनेसमैन है वो सिर्फ फोकस करते हैं प्रॉफिट पे और स्पीड रेदर देन क्वालिटी, यानी कि मशीन से जिस भी तरीके की चीज़ बन रही है वो बस उसको बेचना चाहते हैं, वो ये नहीं देखते कि क्वालिटी अच्छी आ रही है कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पर ही ध्यान देते हैं। ठीक है, जबकि जो मिस्टर गेसर है वो अपनी क्वालिटी अच्छी रखते हैं और अच्छा सामान बेचते हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सो जो ये स्टोरी है ये हाईलाइट करती है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी कि एक तरफ ज़्यादा मात्रा और या फिर दूसरी तरफ कम मात्रा वाला अच्छा माल। सो इट टीचर्स हाउ टू रिस्पेक्ट स्किल्ड वर्कर्स एंड वैल्यू ऑफ हैंडमेड प्रोडक्ट्स। सो ये स्टोरी हमारे को दिखाती है कि स्किल वर्कर्स की हमारे को वैल्यू करनी चाहिए और हैंडमेड प्रोडक्ट्स की भी, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से और मेहनत से काम करते हैं रैदर देन जो मशीन से करते हैं। इट ऑल्सो शोज द हार्श रियलिटी दैट ट्रू आर्टिस्ट ऑफ्टन सफ़र इन अ वर्ल्ड ड्रिवन बाय प्रॉफिट, यानी कि ये स्टोरी हमारे को एक हार्श रियलिटी शो करती है ट्रू आर्टिस्ट की ऑफ्टन सफ़र इन अ वर्ल्ड ड्राइवन बाय प्रॉफिट, कि वो किस तरीके से सफ़र करते हैं, जबकि जो दूसरे जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने प्रॉफिट पर ही ध्यान देते हैं। इन कंक्लूजन द स्टोरी इज मीनिंगफुल एंड थॉटफुल प्रोवोकिंग। इट रिमाइंड अस दैट क्वालिटी वर्क शुड ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। ठीक है, सो इन कंक्लूजन में देखें सो ये स्टोरी हमारे लिए काफ़ी मीनिंगफुल और थॉट ऑफ प्रोवोकिंग है, बिकॉज ये हमारे को बताती है कि किस तरीके से क्वालिटी जो वर्क है वो हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। सो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर, जो हमारे को रिव्यू लिखने थे अपने क्वालिटी ऑफ जोन्स ग्लासवर्दी के बारे में या एल्सवर्दी के बारे में। ये उसका हिंदी वर्जन है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के लिए। ठीक है, सो यहीं पे हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट होता है। इसके सभी क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर रही होगी बिकॉज हमने सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझे हैं और उनके एक्सप्लेनेशन देखी है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से अपने क्वेश्चन आंसर्स कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।